आजकल राजनीतिक यात्राओं की भीड़ में बिहार में भी एक यात्रा निकल रही है, जिस पर मीडिया सबकी तवज्जो खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान उधर नहीं जा रहा है। ये यात्रा है चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की स्वराज यात्रा का। अपनी यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लगातार महागठबंधन और बीजेपी को निशाने पर लिए हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने नीतीश पर इल्जाम लगाया है कि वो तेजस्वी यादव से इसलिए चिपके हैं क्योंकि वो जानते हैं कि 2025 के बाद वो सीएम नहीं होंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को नुकसान होगा और फिर से नीतीश की वापसी संभव हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश अपनी विरासत किसी को सौंपना नहीं चाहते और न ही वो चाहते हैं कि उनसे बेहतर कोई सत्ता में आए। उन्होंने ये खुलासा ये भी किया कि मार्च 2022 में दिल्ली में उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी। उस मुलाकात के दौरान नीतीश ने उन्हें महागठबंधन की योजना के बारे में बताया था और उनसे उसमें शामिल होने का आग्रह किया था। गौरतलब है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और महागठबंधन का चुनाव प्रबंधन के बाद प्रशांत किशोर ने नीतीश से उस वक्त नाता तोड़ लिया था जब नीतीश राजद को लाल पीला छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे। प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार को मालूम था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी उन्हें हटा देगी। किशोर का कहना है कि यदि नीतीश कुमार 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो अभी क्यों नहीं। अभी तो राजद के विधायकों की संख्या उनके विधायकों की संख्या से दुगनी है। उनकी बात में दम है। नीतीश कुमार की नीयत पर इसलिए सवाल उठ सकता है क्योंकि अभी उनकी हैसियत बहुत कमजोर है। उन्हें मालूम है कि राजनीति में उनकी पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए फिलहाल उन्हें राजद के सहयोग की जरूरत होगी और ऐसे कई मौके आएंगे जब वो राजद को छोड़कर कहीं और जा सकते हैं। बहरहाल प्रशांत किशोर 2014 से देश की राजनीति में चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कई पार्टियों और नेताओं का चुनाव प्रबंधन किया है, लेकिन सीधे तौर पर राजनीति से जुड़ने की उनकी अब तक की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी के बाद नीतीश ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर अगली पीढ़ी के नेता के तौर पर पेश किया था, लेकिन नीतीश इतनी जल्दी पार्टी की कमान दूसरी पंक्ति के नेताओं के हवाले करने के मूड में नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता लिया। फिर 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें बंगाल से बाहर अपना आधार बढ़ाने के काम पर लगाया। पूर्वोत्तर और गोवा में उन्हें कांग्रेस की पंक्तियों में सेंधमारी में कुछ कामयाबी भी मिली, लेकिन अभी तक टीएमसी को उसका कोई खास फायदा नहीं मिला है। उसके बाद ममता बनर्जी के दूत बनकर वो विपक्षी नेताओं से मिले और उन्हें यूनाइटेड विपक्ष को 2024 के चुनाव में 300 के आंकड़े का सपना दिखाया। फिर सक्रिय राजनीति में जाने के लिए उन्होंने कांग्रेस का चुनाव किया। वहां उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के सामने अपना रोड मैप पेश किया, लेकिन वहां बात नहीं बनी तो लखीमपुर खीरी घटना पर एक सियासी बम फोड़कर वहां से चलते बने। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि जो लोग कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के त्वरित पुनरुद्धार की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें निराशा हाथ लगी है। बदकिस्मती से कांग्रेस की समस्याओं का कोई त्वरित समाधान नहीं है। चूंकि प्रशांत किशोर ने चुनाव जिताने के गुर नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचारक रहते हुए सीखे थे, इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का लखीमपुर जाना प्रशांत किशोर की रणनीति में शायद गलती हो सकती है, क्योंकि उन्होंने इसकी छाप हर जगह प्रदर्शित किया है। 2015 में बिहार में उन्होंने महागठबंधन की चुनावी रणनीति तैयार की थी। उस चुनाव में बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवारों के टिकट काट दिए गए थे। वजह बताई गई थी ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम तुष्टीकरण का एहसास दिलाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल का चुनाव प्रबंधन उन्होंने किया। केजरीवाल हनुमान भक्त बन गए। सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों पर बयान दिया कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में होती तो हम 1 घंटे में सड़क खाली करवा लेते। ममता बनर्जी का चुनाव मैनेज किया। ममता भी मंच से श्लोक पढ़ती सुनाई दी। मुसलमानों में उन्हें अतिवादी दिखाई देने लगे। बंगाल में 50% से अधिक मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों से भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे गए। और सबसे बढ़कर यह कि प्रशांत किशोर ने ठीक चुनाव के बीच में यह कह दिया कि ममता सरकार भी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, जिसकी वजह से बंगाल में बहुसंख्यक हिंदू समाज नाराज हैं और पश्चिम बंगाल में मोदी लहर चल रही है।
जब बात पकड़ी गई तो चुनौती देना शुरू किया कि यदि भाजपा 3 अंकों तक पहुंच गई तो मैं चुनाव रणनीतिकार की भूमिका से अलग हो जाऊंगा। भाजपा वाकई तिहाई के आंकड़े को नहीं छू सकी। प्रशांत शर्त जीत चुके थे, लेकिन उन्होंने चुनाव समाप्ति के फौरन बाद ही ये घोषणा कर दी कि अब वो चुनाव रणनीतिकार का स्पेस छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी संस्था आईपेक काम करती रहेगी। ये अपने आप में एक गुत्थी थी कि जब आप शर्त जीत गए थे तो फिर अपना स्पेस क्यों छोड़ा, और जब स्पेस छोड़ना ही था तो आपकी संस्था कैसे काम करती रहेगी और उसमें आपकी क्या हैसियत होगी। दूसरे शब्दों में, दूसरी पार्टियों के चुनाव प्रबंधन करेंगे तो आप अपनी नई पार्टी या किसी और पार्टी की अपनी सदस्यता के साथ कैसे न्याय कर सकेंगे। बहरहाल प्रशांत किशोर बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार के भोजपुरी इलाके से की है। अभी उनके भाषण और जनसंपर्क कार्यक्रमों में मुसलमानों समेत समाज के सभी वर्गों के उत्थान की बात कर रहे हैं। हालांकि वो बीजेपी को भी घेर रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य निशाना राजद और जदयू पर है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।